कोई संवाद नहीं, सिर्फ तकरार, सिर्फ जग हंसाई, जरा भी विवेक नहीं, जरा भी लिहाज नहीं। अहंकार के रथ पर सवार दो सूरमा आमने सामने, और ये मुठभेड़ थी किस लिए? लोगों ने अपनी अपनी जुबानों में यथासंभव मुहावरों और विशेषणों से काम लिया। कटु, असहज, जिद्दी, हंगामा खेज, लो डाउन, पेटी, इस तरह के मुहावरे, इस तरह के विशेषण। अमेरिका में कल का दिन कुछ ऐसा ही था। भरी दुनिया के सामने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके भूतपूर्व दोस्त एलन मस्क लड़ पड़े। बेहिसाब तू मैं हुई। आज के शो में इसी लड़ाई के मैदान का नक्शा आपके सामने खींचेंगे, बताएंगे कि लड़ाई आखिर हुई क्यों, मास्क इतनी जल्दी कैसे उतर गया, ट्रंप का पत्ता इतनी जल्दी कैसे कट गया, और अब आगे क्या होगा। क्योंकि एक अफ्रीकन कहावत है, जब दो हाथी लड़ते हैं तो घास ही कुचली जाती है। ये कहावत ज़मीन पर किस हद तक उतरेगी ये भी समझेंगे, लेकिन पहले परिचय की रस्म। नमस्ते, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं रोज़ाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Candid, Sharda University and Higher. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। ट्रंप और एलन मस्क, दो नाम, दो ताकतें। ट्रंप के पास सत्ता, मस्क के पास पैसा, सोशल मीडिया और तकनीकी एम्पायर। दोनों की दोस्ती एक चुनाव से शुरू हुई। इसके पहले मस्क और ट्रंप एक दूसरे के खिलाफ हुआ करते थे। 2022 में मस्क ने ट्वीट किया था कि ट्रंप अब इतने बूढ़े हो चुके हैं कि किसी कंपनी के सीईओ बनने लायक भी नहीं है, राष्ट्रपति बनना तो दूर की बात है। उस वक्त उन्होंने ट्रंप के विपक्षी रॉन डिसेंटिस का समर्थन भी किया था। फिर जुलाई 2024 में ट्रंप को एक चुनावी रैली में गोली लगी, ट्रंप बाल बाल बचे। इसके बाद मस्क उनके खेमे में लौट आए, मंच साझा किया, समर्थन दिया। 2024 के चुनाव में ट्रंप के लिए $275 मिलियन यानी करीब करीब 2300 करोड़ रुपए बहाए, अपनी तरफ से खर्च किए। वादा किया कि मिड टर्म से पहले 830 करोड़ रुपए और देंगे। ट्रंप जीत गए और व्हाइट हाउस तक एलन मस्क उनके साथ पहुंचे। राष्ट्रपति ने मस्क को सरकार के एक नए विभाग डोज यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का मुखिया बना दिया। नाम भी वही जो मस्क को पसंद था, इंटरनेट मीम डोज। यह विभाग संभालते ही मस्क ने हजारों सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी कर दी, यूएसएड जैसे संस्थानों को तहस नहस कर दिया। एक ही बात होने लगी, ट्रंप दस्तखत करते हैं और फैसलों पर मस्क की मोहर लगती है। टाइम मैगजीन के फरवरी अंक का कवर शायद आपको याद होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति की ऐतिहासिक डेस्क पर मस्क बैठे थे। आप समझदार हैं, मैसेज समझ सकते हैं। एक व्यक्ति को इतनी ताकत मिली हो तो बाकियों को चुभनी ही थी। वेस्टर्न मीडिया ने सूत्रों के हवाले से बताया कि ट्रंप की टीम को मस्क की दखलंदाजी खटकने लगी थी। मस्क ने सरकारी खर्चों में भारी कटौती की। कैबिनेट के वरिष्ठ अधिकारियों को ये सब कुछ पचा नहीं, जचा नहीं। मस्क की टिप्पणियां, तेवर और फैसलों में दखल कई बार ट्रंप को भी अखरने लगे थे। ट्रंप ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन दूरी बढ़ने लगी थी। अप्रैल 2025 में मस्क ने अपने विभाग से दूरी बना ली, कम नजर आने लगे, ओवल ऑफिस से भी गायब रहने लगे, यदा कदा ही दिखते थे। अपने विभाग के अलावा और भी कई वजहें थी। मस्क की कंपनी टेस्ला के शेयर्स भी गिरने लगे थे। उधर मस्क चीन के करीब होते चले गए। टेस्ला का सबसे बड़ा कारखाना शंघाई में खुला, वहां 6 लाख गाड़ियां बिकी, जबकि ट्रंप का दायरा चीन विरोधी सलाहकारों से घिरा था। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर बढ़ा तो मस्क की 2 नावों पर पैर रखने की रणनीति डगमगाने लगी। इस बीच ट्रंप आए, वन बिल ब्यूटीफुल बिल एक्ट, एक भारी भरकम बजट बिल। मस्क ने इसकी सोशल मीडिया पर आलोचना शुरू की। उन्होंने अमेरिकी न्यूज़ चैनल CBS को दिए इंटरव्यू में बिल की आलोचना की। बोले, मुझे ये देखकर निराशा हुई कि ये भारी खर्च वाला बिल घाटे को और बढ़ा रहा है। ये उसी डोज टीम के काम के खिलाफ जाता है जिसे बनाने में मैंने वक्त और ऊर्जा लगाई। बिल बड़ा हो सकता है या खूबसूरत, दोनों नहीं हो सकता। ये बयान आया ट्रंप टीम छोड़ने से एक दिन पहले। फिर 28 मई को मस्क ने अपने विभाग से आधिकारिक रूप से इस्तीफा दे दिया। सरकार ने कहा कि टर्म खत्म हो गया इसलिए गए, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया कि मस्क के लिए ये रिश्ता अब एक बोझ बनता जा रहा था। अब ये रिश्ता सिर्फ मस्क के लिए बोझ बन रहा था या दोनों पक्षों के लिए
ये तो बहस का विषय है। खैर, 29 मई को सार्वजनिक तौर पर दिखाने की कोशिश हुई कि सब कुछ ठीक है। ओवल ऑफिस में ट्रंप और मस्क प्रेस के सामने आए। ट्रंप ने मस्क को दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस लीडर कहा। उन्हें तोहफे में एक गोल्डन चाबी दी जिस पर व्हाइट हाउस की मोहर लगी थी। मस्क ने कहा, मैं राष्ट्रपति का दोस्त और सलाहकार बना रहूँगा। ये सब कुछ होता रहा और मस्क ने बिल की आलोचना जारी रखी। ट्रंप ने शुरू में संयम बरता, बोले मैं भी इस बिल के कुछ हिस्सों से खुश नहीं हूं। ट्रंप टीम छोड़ने के बाद मस्क और मुखर हुए। उन्होंने ट्रंप के बिल को डिस्गस्टिंग एबॉमिनेशन यानी घिनौनी बकवास कहकर लताड़ा। इसके बाद ट्रंप से रहा नहीं गया। 5 मई को उन्होंने ओवल ऑफिस में जर्मन चांसलर फ्रीडरिक मर्ज के सामने कहा, मैं एलन से बहुत निराश हूँ। एलन को सब पता था इस बिल के बारे में, फिर अचानक ये एतराज़ क्यों? उसे व्हाइट हाउस की याद सता रही है। उसे लगता है कि उसने सत्ता गंवा दी है। इस बिल में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए सब्सिडी काटी जा रही है, वो इसलिए ही नाराज़ है। मस्क ये सब देख रहे थे। देखिए, एलन और मेरे बीच बहुत अच्छा रिश्ता था। अब होगा या नहीं पता नहीं। मैं हैरान रह गया। आप लोग सब यहीं थे उसी कमरे में जब हमने उसे शानदार विदाई दी थी। उसने मेरे बारे में बहुत बढ़िया बातें कही थी, जितनी तारीफ हो सकती थी की थी। मैं एलन से बहुत निराश हूँ। मैंने उसकी बहुत मदद की थी। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया, लिखा, ठीक है आप ये सब्सिडी कट रख लीजिए। हालांकि तेल और गैसोलीन गाड़ियों की सब्सिडी नहीं काटी गई, ये नाइंसाफ़ी है, लेकिन फिर भी इस बिल में कर्ज कम होना चाहिए। उधर ट्रंप व्हाइट हाउस में बोलते रहे, इधर मस्क ने एक और ट्वीट किया। इस बार लिखा, ये सब झूठ है, मुझे ये बिल कभी नहीं दिखाया गया, रातों रात इसे पास कर दिया गया। फिर मस्क ने लिखा, मेरे बिना ट्रंप हार जाते, डेमोक्रेट्स निचले सदन पर कब्जा जमा लेते, सीनेट में रिपब्लिकन्स 51-49 पर अटक जाते। मस्क ने ट्रंप को अकृतज्ञ बताया। इसके बाद मस्क ने ट्रंप के पुराने बयान शेयर करने शुरू किए जहां वो खुद बजट घाटे की चिंता कर रहे थे। मस्क ने ट्रंप को बॉडी डबल कहा, यानी क्या ये वही शख्स है जो खुद जैसी बातें करता है? बहरहाल, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। बिल क्या था ये समझते हैं। बिल का नाम वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट 2025, छोटा नाम OBBB 2025 का बड़ा और खूबसूरत बिल। इसे ट्रंप खुद अपना वन बिग ब्यूटीफुल बिल कहते हैं और ये है भी वैसा ही। 1000 पन्नों का मोटा बिल है। इस बिल में ट्रंप की कई नीतियां और वादे शामिल हैं। ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए कई वादे किए थे। उनमें से कुछ काम राष्ट्रपति खुद भी कर सकता था, जैसे दूसरे देशों से आयात पर टैक्स लगाना। आपने इसके नमूने देख लिए हैं। ट्रंप ने बेहिसाब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं जिनके लिए संसद की मंजूरी नहीं चाहिए होती, लेकिन कई बड़े बदलावों के लिए कानून बनाना ज़रूरी था। ये काम केवल संसद या कांग्रेस ही कर सकती है। फिलहाल इस बिल को अमेरिका की दोनों सदनों में से एक ने पास कर दिया है। अमेरिकी संसद में 2 सदन है। निचला सदन है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ऊपरी सदन है सेनेट। दोनों मिलकर अमेरिकी संसद बनाते हैं जिसे हम कांग्रेस कहते हैं। पिछले हफ्ते हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस बिल को पास कर दिया। हाउस से बिल पास हुआ तो सेनेट के पास गया। सेनेट से पढ़ेगा, जांचेगा। अगर दोनों हाउस इसे पास कर देते हैं तो बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति इसे कानून बनाएंगे। अब OBBB बिल एक सदन से पास हो गया है, लेकिन बवाल भी मचा हुआ है, आलोचना भी हो रही है। और आलोचना बस डेमोक्रेट्स ही नहीं कर रहे, कुछ रिपब्लिकन्स नेता भी इसकी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन इस बिल की आलोचना हो क्यों रही है, इसमें ऐसा है क्या? 5 पॉइंट्स में ये भी समझ लेते हैं। पहली बात, टैक्स कट। बिल में इनकम टैक्स और एस्टेट टैक्स जो अमीरों पर लगता है उसे और कम किया गया है। ट्रंप जब 2017 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे तब भी टैक्स कट लाए थे। अब कह रहे हैं कि उसे हमेशा के लिए बना रहने दिया जाए। इस बिल में दूसरी बात है कुछ और नए टैक्स कट। मिसाल के तौर पर जो लोग ओवर टाइम करते हैं, जिनकी कमाई टिप्स से होती है या फिर जिनको सोशल सिक्योरिटी से पैसा मिलता है, उनके लिए भी टैक्स कम किए जाएंगे। व्हाइट हाउस का दावा है कि जो लोग सालाना $30,000 से $80,000 कमाते हैं उनकी टैक्स की रकम 15% तक कम हो जाएगी। तीसरी बात, बॉर्डर सिक्योरिटी पर खर्चा बढ़ेगा। मिसाल के तौर पर समझिए कि मैक्सिको से जो लोग घुसपैठ करते हैं उन्हें रोकने के लिए ज़्यादा पैसा खर्चा जाएगा। इसके अलावा अमेरिका की मिलिट्री पर भी ज़्यादा खर्च किया जाएगा। चौथी बात, सरकार के खर्च में वेस्ट, फ्रॉड एंड अब्यूज़ खत्म करना। मतलब बेवजह की बर्बादी, घपले, फालतू खर्च, ये सब कम करने का दावा है। लेकिन असल बात तो 5वीं है, डेट सीलिंग बढ़ाना। ये थोड़ा पेचीदा है, इसलिए थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि सरकार एक इंसान है, उसको हर महीने खर्चा करना है, लेकिन उसकी कमाई कम है तो वो उधार लेती है। सरकार कितना उधार ले सकती है, इसकी एक लिमिट होती है। इसे ही डेट सीलिंग कहते हैं। जब खर्च बढ़ता है तो सरकार को ये लिमिट भी बढ़ानी पड़ती है, वरना वो अपने ही बिल चुका नहीं पाएगी। ट्रंप का वन बिग ब्यूटीफुल बिल कहता है कि ये लिमिट और बढ़ाओ, लेकिन इस बात का विरोध क्यों रहा है, मस्क क्यों इससे नाराज़ हैं, ये भी समझते हैं।
इस बिल को लेकर पहली बड़ी चिंता है बजट घाटे का बढ़ना। टैक्स कम होंगे, साथ ही खर्च भी बढ़ेंगे, यानी आमदनी कम खर्चा ज़्यादा। ऐसे में बजट घाटा भी बढ़ेगा। अभी भी अमेरिका का बजट घाटा बहुत ज़्यादा है। 2024 में ये घाटा अमेरिका की जीडीपी का 6.4% था। सबसे हालिया डेटा के मुताबिक भारत का बजट घाटा जीडीपी का 4.8% है। इससे ऐसे समझिए कि अगर अमेरिका 100 रुपये कमाता है तो 106 रुपये 4 पैसे खर्च करता है और साल दर साल ये घाटा बढ़ता जाता है और आखिर में भारी कर्ज में तब्दील हो जाता है। अब वो कर्ज भी सिर पर चढ़ रहा है। अमेरिका की जीडीपी जितनी है उससे 120% ज़्यादा कर्ज है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगले 10 साल में ये 200% तक पहुंच सकता है। सोचिए, एक आदमी की कमाई 100 रुपये है लेकिन कर्ज है उस पर 200 रुपये का। अब वो कैसे जिएगा, कर्ज कैसे चुकाएगा, आगे कैसे बढ़ेगा? यही डर दुनिया के निवेशकों को भी लग रहा है। इसीलिए अब अमेरिका को उधार देने वाले लोग कम हो रहे हैं और जो दे रहे हैं वो ज़्यादा ब्याज मांग रहे हैं। मूडीज़ नाम की एक रेटिंग एजेंसी है, आपने सुना होगा इसके बारे में। उसने अमेरिका की रेटिंग घटा दी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि तीनों बड़ी एजेंसियों मूडीज़, फिच और S&P में से किसी ने भी अमेरिका को सबसे ऊंची रेटिंग नहीं दी। अब जब अमेरिकी सरकार को ही ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है तो बाकी लोगों को भी पर्सनल लोन, बिजनेस लोन महंगा मिल रहा है, यानी अमेरिका के हर व्यक्ति पर इसका असर पड़ रहा है। इस बिल को लेकर दूसरी चिंता है सामाजिक असमानता। एक्सपर्ट कहते हैं कि यह बिल अमीरों की मदद करता है, गरीबों से छीनता है, क्योंकि अमीरों का टैक्स कम हो जाएगा और सरकार हेल्थ इंश्योरेंस और फूड सपोर्ट जैसी मदद में कटौती कर रही है। कारण वही है। आपको समझाते समझाते हम भी अच्छा खासा उलझ चुके हैं, क्योंकि इस बिल में इतने पेच हैं। इसलिए हमने अर्थशास्त्रियों का रुख किया। अमेरिका की कर्नेल यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिस्ट रोहित लांबा से बात की। उनसे पूछा कि इस बिल में ऐसा क्या झोल है, इससे जनता को क्या घाटा है और मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला को इससे क्या घाटा हो सकता है। कि उन्होंने ट्रंप ने इस बिल के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो भारी सब्सिडी दी जा रही थी गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांजिशन के लिए, कि हम दुनिया भर में ये सब्सिडी दी जा रही है, काफी इंडिया में भी दी जा रही है, कि धीरे धीरे हम पेट्रोल गाड़ियों से बैटरी ड्रिवन गाड़ियों पे कैसे ट्रांजिशन करेंगे, इसके लिए एक सब्सिडी दी जा रही है। और अमेरिका में ये सच है कि काफी भारी मात्रा में इसके लिए पर एक सब्सिडी दी जा रही थी। वो जो है वो ट्रंप हटाना चाह रहे हैं, तो उससे मस्क को एक डायरेक्ट नुकसान हो रहा है। तो जो गवर्नमेंट की साइड है वो ये बोल रही है कि मस्क इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको जो डेट पाथ है या जो फिस्कल पाथ है वो बहुत ही ज्यादा इनडिसिप्लिन होता जा रहा है। दोनों बातों में कुछ कुछ सच्चाई है। मस्क ये बोलना चाह रहे हैं कि मैंने कभी पैसे के बारे में सोचा ही नहीं है, मैं बस बड़ी बड़ी चीजें करना चाहता हूं, पैसा एक बस मीडियम है, एक माध्यम है इंसान को मार्स पहुंचाने के लिए, क्लाइमेट ट्रांजिशन करने के लिए एंड सो ऑन। ट्रम्प का ऑन द अदर हैंड ट्रम्प का एक प्रैक्टिकल व्यू है। प्रैक्टिकल व्यू ये है कि आप एकदम से तो बजट डेफिसिट नहीं घटा सकते हैं, आप एकदम से फिस्कल स्पेंडिंग नहीं घटा सकते हैं। तो ये सबका मानना है, ओबामा से लेके मिट रोमनी जो उनके खिलाफ खड़े हुए थे, ट्रम्प, बाइडेन, सबका ये मानना रहा है कि हाँ, अमेरिकन गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बहुत वेस्टफुल होती जा रही है, इसको हमें ज्यादा एफिशिएंट बनाना है। लेकिन ट्रम्प कह रहे हैं कि ये ओवरनाइट नहीं हो सकता है। वो भी जो एक ट्रम्प जो है, जो एक बहुत झटके से चीजें करने वाले हैं, वो भी रियलाइज कर रहे हैं, उनकी टीम भी रियलाइज कर रही है कि हाँ, ये ऑब्जेक्टिव सही है जो मस्क कह रहे हैं और जो अर्थशास्त्री कह रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव सही है, लेकिन इसको ओवरनाइट अचीव नहीं किया जा सकता है। एक और आपको देने के लिए, जो जेरेमी पावल हैं, जो वहां के सेंट्रल बैंक के हेड हैं, उन्होंने भी कहा है कि फिस्कल पाथ अनसस्टेनेबल होता जा रहा है, लेकिन इसको धीरे धीरे करके हमें वापस एक सही रास्ते पे लाना है। और ट्रम्प का ये प्रैक्टिकल स्टैंड है। और दिलचस्प चीज ये है पर्सनैलिटी उसमें, कि दोनों की ईगो क्लैश हो रही है, क्योंकि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती हैं। तो ये भी एक बहुत दिलचस्प है कि अब क्या होगा, बहुत पर्सनली और पॉलिटिकली, ये देखने में मजा आएगा। लेकिन कफील आजर अमरोहवी ने कहा था कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। ऐसा ही हुआ, बात सिर्फ बिल तक नहीं रुकी। मस्क ने कहा कि अमेरिका में एक नई पार्टी बननी चाहिए, एक पार्टी जो असली 80% जनता की बात करे। उधर ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर आए। लिखा, एलन पागल हो गया है, मैंने उसकी ईवी सब्सिडी खत्म की थी, तभी से बौखलाया है। ट्रंप ने मस्क को धमकी दी, सरकार का पैसा बचाने का सबसे आसान तरीका है एलन के कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर देना। इसके बाद मस्क ने लिखा, अब बड़ा बम गिराने का वक्त है, ट्रंप एप्स्टीन फाइलों में हैं, इसलिए वे पब्लिक नहीं हो रही हैं। अलविदा डोनाल्ड जूनियर ट्रंप। मस्क ने कोई सबूत नहीं दिया, बस इतना लिखा कि वो लिस्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन ट्रंप का नाम उसमें है। लेकिन जिस एप्स्टीन फाइल का जिक्र करा वो है क्या? ये फाइल
जेफरी एप्स्टीन नाम के एक शख्स के यौन शोषण नेटवर्क की जांच से जुड़ी है। उसमें उस जांच से जुड़े सबूत हैं। एप्स्टीन की क्या कहानी है ये भी समझ लेते हैं। 2005 में एक 14 साल की लड़की के परिवार ने पुलिस से शिकायत की। आरोप लगाया कि उसे एप्स्टीन ने यौन शोषण का शिकार बनाया है। जांच में सामने आया कि एप्स्टीन हाई स्कूल की लड़कियों को मसाज के नाम पर बुलाता और यौन शोषण करता था। 2006 में पुलिस ने कई मामलों में आरोप तय किए। 2008 में एप्स्टीन ने गुनाह कबूल किया। 18 महीने की सज़ा हुई, लेकिन दिन में ऑफिस जाकर रात को जेल लौटने की छूट मिली। 2009 में जेल से छूटने के बाद कई पीड़ितों ने केस लड़ा कि उसकी फेडरल इम्यूनिटी रद्द हो। वर्जीनिया ग्रिफिन नाम की युवती ने आरोप लगाया कि एप्स्टीन और उसकी गर्लफ्रेंड घिस्लेन मैक्सवेल ने उसे ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू, अमीर कारोबारियों और नेताओं से सेक्स के लिए मिलवाया। सभी आरोपों से इनकार करते हैं। 2018 में मियामी हेराल्ड अखबार की रिपोर्ट से केस दोबारा सुर्खियों में आया। ट्रंप के लेबर सेक्रेटरी अलेक्जेंडर अकोस्टा पर सवाल उठे। 2019 में एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार किया गया, लेकिन ट्रायल से पहले उसने जेल में आत्महत्या कर ली। उसी साल अकोस्टा को इस्तीफा देना पड़ा। 2020 में मैक्सवेल गिरफ्तार हुई। 2021 में दोषी करार दी गई। 2022 में 20 साल की सज़ा सुनाई गई। एप्स्टीन की मौत के बाद उसकी क्लाइंट लिस्ट, फ्लाइट लॉग्स और बाकी फाइलों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कुछ दस्तावेज सार्वजनिक हुए, लेकिन FBI अब भी कई दस्तावेजों को सील रखे हैं। ट्रंप प्रशासन ने चुनाव से पहले कुछ फाइल रिलीज़ करने का दावा किया, लेकिन कब और कितना यह आज भी साफ नहीं है। ट्रंप और एप्स्टीन दोस्त रहे हैं, साथ में फ्लाइट्स ली, पार्टीज़ की। एप्स्टीन की नोटबुक में ट्रंप और मेलानिया के नंबर थे। 2002 में ट्रंप ने उसे टेरिफिक गाय कहा था। मस्क का दावा है कि ट्रंप खुद फाइलें दबवा रहे हैं क्योंकि उनमें उनका नाम है। मस्क ने अपने इस दावे के पीछे अभी कोई सबूत नहीं दिया है, लेकिन एक नया शगुफा ज़रूर छोड़ दिया है। इसके बाद मस्क अलग अलग लोगों के पोस्ट रीशेयर करते रहे। एक दफ़ा तो उन्होंने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की मांग करने वाले पोस्ट को रीशेयर किया। इसके बाद मस्क ने धमकी दी कि स्पेस एक्स अपने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को डीकमीशन करेगा। नासा को इस कदम से झटका लगता। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब तक एस्ट्रोनॉट और सप्लाई वही स्पेस क्राफ्ट पहुँचाता है। हालांकि बाद में मस्क पीछे हट गए। अब सवाल है कि ये लड़ाई आगे कहाँ तक जाएगी, आगे क्या क्या हो सकता है। मस्क और ट्रंप दोनों के पास ही सोशल मीडिया में बयानबाजियों के अलावा क्या और तीर हैं। कुछ पॉइंट्स देखिए। पहला, जिस तरह मस्क ने ट्रंप के लिए पैसे लगाए, वैसे ही वो रिपब्लिकन विरोधी कैंपेन को भी आगे फंड कर सकते हैं। इसके अलावा वो ट्रंप कैंपेन के लिए अपना बचा हुआ $100 मिलियन का डोनेशन भी रोक सकते हैं, जिसका वादा उन्होंने किया था। और उन्हें टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके ट्रंप की सरकार को हर मोर्चे पर तकलीफ दे सकते हैं। पर यह लड़ाई एक तरफा नहीं है। ट्रंप के पास भी राष्ट्रपति की ताकत है। ट्रंप ने पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐलान किया है कि मस्क की कंपनियों के सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देने चाहिए। सिर्फ पिछले साल 17 अमेरिकी एजेंसियों ने स्पेस एक्स और टेस्ला को $3 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट दिए थे। ट्रंप कैंप अब मस्क की नागरिकता और ड्रग्स के इस्तेमाल की जांच की मांग कर रहा है। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट स्टीव बैनन ने मस्क को अवैध प्रवासी तक कह दिया, जबकि मस्क अमेरिका के नेचुरलाइज्ड सिटीजन हैं। इतना ही नहीं, मस्क के पास जो टॉप सीक्रेट सिक्योरिटी क्लियरेंस है उसे भी रद्द करने की बात चल रही है। ये वही क्लियरेंस है जिसके बिना स्पेस एक्स नासा के साथ काम नहीं कर सकता। ट्रंप चाहे तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए मस्क के तमाम सरकारी प्रोजेक्ट बंद करा सकते हैं। वो चाहे तो मस्क के उस विभाग को भी बंद करा सकते हैं जिसमें वो खुद मस्क को लेकर आए थे, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। हमने जानकार से पूछा कि क्या ऐसा कुछ वाकई में भविष्य में होता दिख रहा है। देखिए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का जहाँ तक सवाल है और डोज का जहाँ तक सवाल है, डोज कॉन्ग्रेशनल मैंडेट से क्रिएट नहीं किया गया था और उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही क्रिएट किया गया है। और जब भी ट्रंप चाहेंगे टेक्निकली उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन और वो कर भी देंगे क्योंकि एसेंशियली ये व्यू पॉइंट बन गया है यूएस में कि डोज की जितनी आवश्यकता थी वो ख़त्म हो गई है। उन्होंने क्या वो अपने टारगेट्स मीट कर पाए हैं, ये अलग प्रश्न है, लेकिन ब्रॉडली उसकी यूटिलिटी ख़त्म हो गई है। और अब जो रिफ्ट हो गया है मस्क और ट्रंप में, उसके कारण ये हो सकता है कि ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आए। और क्योंकि उसकी ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वो डिपार्टमेंट नहीं कांग्रेशनल मैंडेट से बनी नहीं थी, वो एक एडिशनल डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव एक्शन से बनी थी और उसको ख़त्म किया जा सकता है। इस लड़ाई में मस्क की कंपनी टेस्ला को भारी नुकसान हुआ। उसका स्टॉक लगभग 14% गिरा। ट्रंप की कंपनी ट्रंप मीडिया एंड टेक ग्रुप 8% नीचे आ गई। यानी दोस्ती व्हाइट हाउस तक चली और दुश्मनी वॉल स्ट्रीट तक जा रही है। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी लेबनान से है। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी हिस्सों पर 5 जून को कई हवाई हमले किए। इजराइल डिफेंस फोर्स ने पहले लोगों से उन इलाकों को खाली करने के लिए कहा, क्योंकि उनके मुताबिक हिजबुल्लाह ग्रुप वहां अंडरग्राउंड बंकरों में ड्रोन बना रहा था।
नवंबर 2024 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज़फायर हुआ था, लेकिन इसके बाद भी इजराइल ने बेरूत में 4 बार हमले किए। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने हाल ही में अमेरिका और फ्रांस से इजराइल को रोकने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि ये हमले अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन है, खासकर तब जब त्यौहार नज़दीक है। बता दें कि बकरीद का त्यौहार पास में आने वाला है। दूसरी सुर्खी 2 दौरों से जुड़ी हुई है। पहला, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही चीन के दौरे पर जा सकते हैं। ट्रंप ने बताया कि उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ फ़ोन पर अच्छी बातचीत हुई। ट्रंप ने जिनपिंग को अमेरिका आने का निमंत्रण दिया। जिनपिंग ने भी उन्हें चीन आने का न्योता दिया। हालांकि इस यात्रा की अभी आधिकारिक पुष्टि होनी दोनों ही पक्षों से बाकी है। फरवरी में शुरू हुए अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर के बाद पहली बार दोनों नेताओं के बीच बात हुई है। चीनी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार इस कॉल की पहल अमेरिका की ओर से की गई थी। शिन्हुआ ने ट्रंप के निमंत्रण का जिक्र नहीं किया, लेकिन जिनपिंग के चीन निमंत्रण की बात ज़रूर बताई। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 1.5 घंटे की बातचीत पूरी तरह व्यापार पर केंद्रित थी और दोनों देशों के लिए फ़ायदेमंद। दूसरा दौरा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब में 2 दिन के दौरे पर हैं। आज 6 जून को उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ बैठक में व्यापार, निवेश और सुरक्षा पर बात की। पीएम शरीफ कल 5 जून को सऊदी पहुंचे थे। उन्होंने मक्का में उमरा भी किया। तीसरी सुर्खी रूस से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 4 जून को फ़ोन पर करीब 1.25 घंटे तक बातचीत की। रूस के एक अधिकारी ने बताया कि दोनों नेताओं ने मिडिल ईस्ट और भारत पाकिस्तान तनाव पर बात की। अधिकारी ने दावा किया कि इस तनाव को कम करने में ट्रंप की भूमिका थी। 10 मई को पाकिस्तान पर भारत की सैन्य कार्रवाई के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। ट्रंप ने इस तनाव को सुलझाने का क्रेडिट लिया था, लेकिन भारत ने हमेशा उनकी भूमिका को नकारा है। भारत का लगातार कहना रहा है कि ये मुद्दा दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन यानी डीजीएमओ के बीच बातचीत से सुलझा है, जिसमें पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारत को पहले कॉल किया था। ट्रंप के इस दावे पर भी भारत लगातार आपत्ति जता चुका है कि उन्होंने किसी तरह की मध्यस्थता इस सीज़फायर में की थी, लेकिन ये पहली बार है जब रूस ने भी खुले तौर पर इस तनाव को कम करने में ट्रंप की भागीदारी की बात कही है। भारत का इस पर क्या जवाब आएगा वो भी आपको बताएंगे। 5वीं सुर्खी यूक्रेन से है। रूस ने यूक्रेन पर 5 जून को ड्रोन अटैक किया। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। मारे गए लोगों में साल भर का एक बच्चा भी शामिल है। करीब 22 लोगों के घायल होने की खबर है, जिसमें कुछ को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि रूस ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर 103 ड्रोन और 1 मिसाइल हमला किया। दोनेत्स्क, खार्किव, खेरसोन सहित 7 शहरों को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमेरिका, यूरोप और दूसरे देशों से कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की है। यूक्रेन ने 1 जून को रूस के एयरबेस पर ड्रोन हमला किया था, आप जानते ही हैं। इन हमलों में रूस के 5 एयरबेस पर मौजूद 41 एयरक्राफ्ट को भी निशाना बनाया गया था। यूक्रेन ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन स्पाइडर वेब नाम दिया था। दिन भर की अन्य खबरों के लिए रुख करते हैं न्यूज़ रूम का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 समिट 2025 के लिए कनाडा से न्योता मिल गया है। 6 जून को कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने उन्हें फ़ोन मिलाया और इस समिट के लिए न्योता दिया। पीएम मोदी ने एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। आप उस ट्वीट को स्क्रीन पर देख सकते हैं। 15 जून से कनाडा के एल्बर्टा प्रोविंस के कैननस्किस शहर में ये मीटिंग होगी, ये बैठक होगी और वहाँ पर पीएम मोदी बतौर विशेष अतिथि शिरकत करेंगे। ये वही जगह है जहाँ 2002 में G8 समिट हुआ था। तब रूस भी G7 का हिस्सा हुआ करता था और G7 G8 हुआ करता था। G7 यानी दुनिया की 7 सबसे बड़ी जो लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका एक इनफॉर्मल क्लब है। G7 यानी अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, इटली और इस बार मेज़बान है इसका कनाडा। इसमें दुनिया की 40% GDP आती है और 10% आबादी आती है। सवाल इसलिए उठ रहे थे क्योंकि ब्राज़ील, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका सबको पहले ही बुलावा मिल चुका था, लेकिन भारत का नाम गायब था। फिर ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट छापी। ब्लूमबर्ग जो अमेरिकी मीडिया संस्थान है, उसने 5 जून को एक रिपोर्ट छापी और उसने आग में घी डाल दिया। कहा गया कि भारत को न्योता नहीं मिलने वाला है। इसके बाद ये सवाल उठे कि क्या भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं क्या वो फिर से सुधर पाएंगे। अब नई सरकार के साथ मार्क कार्नी ने खुद मोदी को बुला लिया है और ये पीएम मोदी की 5वीं G7 हाजिरी होगी। भारत कनाडा रिश्तों में तनाव के बाद ये पहली बड़ी मुलाकात होगी। 10 दिन बाद शुरू होने वाली इस समिट पर सबकी नजरें हैं। अब एक सूचना, गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में इस हफ्ते देखिए गीतकार, लेखक और स्टैंड अप कॉमेडियन वरुण ग्रोवर के साथ सौरभ द्विवेदी की बातचीत। स्टैंड अप कॉमेडी, फिल्मों और राजनीति पर खुलकर बात हुई है। एपिसोड 7 जून शनिवार को वेबसाइट पर और 8 जून को लल्लन टॉक पे यूट्यूब पर आपको मिलेगा। इसके अगले दिन यानी 8 जून को गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में जो शूट होगा उसमें आने वाली है तगड़ी मौज, क्योंकि गेस्ट होंगे मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान। अगर आप भी लल्लन टॉप न्यूज़ रूम आकर इस शूट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्वागत है। फिलहाल आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों को ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।